Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। आज है 18/4/2017। देखिए पीडीएफ को लेकर कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सर पीडीएफ नहीं मिल रहा। मैंने देखिए आपको पिछली कुछ वीडियोस से पहले मैंने आपको बता दिया था कि पीडीएफ अब जो स्टडी आईक्यू का मेन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिला करेगा। सिर्फ मेरा पीडीएफ नहीं, डॉक्टर गौरव गर्ग जो करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं हमारे, वहाँ पर उनका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिस्टर जतिन वर्मा जो हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं स्टडी आईक्यू पे, उनका भी आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। सो आपको सारे पीडीएफ आराम से वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक आपके लिए फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ एवरी सिंगल डे। तो अगर इनफ पीपल आर अप फॉर दैट, अगर ज़्यादा लोगों को फेसबुक पे ज़्यादा सहूलियत महसूस होती है तो मैं फेसबुक प्रोफाइल पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। सो इट विल बी मच ईजियर फॉर मी। अदर देन दैट मैं फेसबुक पे और भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँगा, लाइक लिंक्स, कोई आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ कोई मटेरियल जो मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो वहाँ पर मैं वो चीज़ शेयर कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग ऑडियो बुक्स एंड स्टफ। सो दैट्स दैट। उसके अलावा मैंने आपके लिए टॉप 10 ईडियम्स की जो एक वीडियो मैंने प्रॉमिस करी थी वो मैंने अपलोड कर दी है। प्लीज़ डू व्यू दैट। और उसके अलावा मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक एरर स्पॉटिंग की वीडियो भी लेके आऊँ विद इन अ वीक और सो। और कुछ लोग टेस्ट की बात कर रहे थे। देखिए टेस्ट लास्ट टाइम हुआ था हमारा 10th को इस महीने की, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो अगला हमारा टेस्ट होगा वो 20th को, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड। तो अगला जो टेस्ट होगा 20th को होगा। होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। बस रेगुलरली जस्ट स्टे अप टू डेट एंड यू विल डू वेल इन द टेस्ट। नाउ लेट अस बिगिन। अब देखिए पहला शब्द है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी की कब जाती है, पहले इसका मतलब समझाता हूँ। ऑस्टेरिटी मतलब सरकार जब कुछ मेजर्स उठाती है पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, तो उसको ऑस्टेरिटी कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, मुझे अभी भी याद है, जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था 2008 में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी कि यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या जो एमपीज़ वगैरह हैं उनको ये बिज़नेस क्लास में ट्रैवल ना कराया जाए, आम लोगों की तरह वो ट्रैवल करेंगे। तो उस वक्त शशि थरूर साहब इस बात से रूठ गए। उन्होंने बड़ी एक फेमस ट्वीट की थी इसके बारे में कि मुझे कैटल क्लास की तरह यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ रहा है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल ट्वीट थी। तो देखिए उसका मतलब यही होता है कि सरकार जब कुछ मेजर्स लेती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किया जाए, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जब आप कम करोगे तो सीधी सी बात है, सिर्फ आप अपने मिनिस्टर्स को ये नहीं कह रहे कि कम खर्चे पे ट्रैवल करो, आप वेलफेयर सिस्टम भी थोड़ा बहुत जो है आपका वो भी आप थोड़ा बहुत उसको कम करोगे। अब ग्रीस की यहाँ पे बात कर रहे हैं द हिंदू में। ऑस्टेरिटी इन ग्रीस एक्सटेंड्स टू द क्रेडल। क्रेडल क्या होता है समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, शांत। नीचे लिखा हुआ है 8 years ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब आगे कुछ इकोनॉमिक कुछ ग्रोथ हो नहीं रही, बस अटका हुआ है मामला, ठीक है। 8 years ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, अ क्रम्बलिंग वेलफेयर सिस्टम। तो सीधी सी बात है, जब सरकार की हालत अंदर से ठीक नहीं होगी तो जो वेलफेयर सिस्टम है वो कौन चलाती है? सरकारी चलाती है, प्राइवेट कंपनी तो चलाती नहीं है। तो वो भी क्रम्बल कर रहा है, चरमरा रहा है, ठीक है, क्रम्बलिंग। अच्छा, हैव मेंट दैट कपल्स आर ऑप्टिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन। तो ग्रीस में इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कपल्स हैं वो बच्चे आगे नहीं बना रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके बच्चे होंगे तो सीधी सी बात है खर्चा होगा इसका और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑस्टेरिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऑस्टेरिटी इन ग्रीस एक्सटेंड्स टू द क्रेडल। तो जिस तरीके से वहाँ पर सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश कर रही है, उसका जो अब एक तरीके से इम्पैक्ट है वो क्रेडल पर भी हो रहा है। क्रेडल क्या समझाता हूँ अभी। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल सा एक सेंटेंस है, ब्रिटेन हैड टू टेक अ लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में ठीक है आपने जंग तो जीत ली थी ब्रिटेन ने, मगर उसके बाद बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर लेने पड़े। सरकार ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे और सीधी सी बात है उसकी जो भरपाई होगी वो आम जनता ही करेगी विद मोर टैक्सेस एंड लेस वेलफेयर। तो एंटोनिम्स क्या होंगे ऑस्टेरिटी के? एक्स्ट्रावेगेंस, लग्जूरियसनेस, करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं बाथरूम्स में, सरकारी ऑफिस में, जो सरकारी गाड़ियां हैं, ऑडी वगैरह मंगाई जा रही है, मर्सिडीज मंगाई जा रही है, वो ऑस्टेरिटी का उल्टा होगा। ऑस्टेरिटी में क्या होगा? रिक्शे पे जाएंगे या फिर बहुत ही ज़रा कम खर्चा करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, तो अब क्रेडल का मतलब समझ लो, एज ए नाउन भी समझाऊंगा और एज ए वर्ब भी समझाऊंगा। देखो
एज ए नाउन इसका मतलब होता है एक छोटा सा बेड हो किसी बेबी के लिए, किसी बच्चे के लिए, जैसे ये है, ये एक क्रेडल है, ठीक है। तो ये वैसे ये भी एक क्रेडल हो सकता है, ये तो वैसे कॉट कहोगे इसको आप, मगर क्रेडल हल्का सा झूले वाला होता है, आपने देखा होगा ऐसा ही होता है जिसमें बच्चा सोता है, मगर उसमें हल्का सा झूला सा होता है, ठीक है। तो वो क्रेडल होता है। तो अब सीधी सी बात है, अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्टेरिटी जो है ग्रीस में, वो क्रेडल को भी अब इम्पैक्ट कर रही है। वहाँ पर जो बच्चा जो होना चाहिए था, वहाँ पे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो फैमिली आगे बढ़ा सके। तो अब देखो सेंटेंस यहाँ पे सिंपल सा मैंने बनाया बच्चों वाला, क्योंकि बच्चों वाली हम बातें कर रहे हैं। द बेबी स्लेप्ट इन द क्रेडल पीसफुली। आपको इससे ज़्यादा बढ़िया सा सेंटेंस बनाना है, थोड़ा आपको शो ऑफ करना है, गो अहेड, मैं माइंड नहीं करूँगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अप्रिशिएट। क्रेडल पे थोड़ा फैंसी सा सेंटेंस अगर आप बना सकते हैं बनाइए। अच्छा, ये तो नाउन हो गया। क्रेडल को हम एक वर्ब, एक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दिखाता हूँ आप। अच्छा देखो, क्रेडल एज ए वर्ब, एक क्रिया, उसका मतलब होता है किसी को जेंटली होल्ड करना, प्रोटेक्टिवली, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। ये फादर क्या कर रहा है, एक तरीके से क्रेडल कर रहा है अपने बच्चे को, एज ए वर्ब यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखना, क्रिया के रूप में। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, टू होल्ड, सपोर्ट, शेल्टर, प्रोटेक्ट, गोद में रख लेना, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं इसके। अब देखो, थोड़ा हटके सेंटेंस है, अच्छा है। द सोल्जर्स सैट ऑन द टैंक विद द राइफल्स क्रेडल्ड ऑन देयर लैप्स। तो आपने कभी फौजी को भी देखा होगा, वो अपनी बंदूक को ना बड़ी जेंटली प्रोडक्टिव तरीके से पकड़ता है, क्योंकि एक तो पता है कि गलत तरीके से कुछ उसका दब वगैरह गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। उसके अलावा वैसे भी एक इज्जत भी होती है उसके मन में अपने वेपन के प्रति। तो अपने वेपन को भी क्या करता है, वो क्रेडल करता है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सेंटेंस है ना। हम ये भी कह सकते हैं, द मदर क्रेडल्ड द बेबीज हेड इन हर आर्म्स। तो ये तो बेसिक, ठीक है, रूडिमेंट्री लेवल का हो गया कि मदर ने क्या किया, बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट किया, एक तरीके से होल्ड किया जेंटली और प्रोटेक्टिवली। तो याद रखना, क्रेडल का दोनों मतलब होते हैं, एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हो, एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। देखिए अगला शब्द है ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन, अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। इसका मेरे हिंदी में बेसिक इसका मीनिंग होता है लोकपाल, खूब यूज़ होता है, तो इसको इंग्लिश में ऑम्बुड्समैन कहते हैं। तो बेसिकली वही होता है जो लोकपाल, आपको पता ही होगा, इतना तो आपने थोड़ा पढ़ ही लिया होगा। एक सरकारी ऑफिशियल होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स जो प्राइवेट सिटीजन्स करते हैं किसी बाबू या किसी सरकारी एजेंसी के ऊपर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो ऑम्बुड्समैन हो गया, लोकपाल हो गया वो। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही यूज़ किया है कि इट इज़ नाउ फॉर द स्टेट्स टू शो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड अपॉइंट 1 or more ombudsmen to go into complaints of violations and submit reports as mandated by law, ठीक है। तो ऑम्बुड्समैन याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो कई लोगों को वैसे अगर ऑम्बुड्समैन दिखा दूँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं ये क्या होता है। तो देखो सेंटेंस यहाँ पे इसका होगा, आई होप दे अपॉइंट एन ऑम्बुड्समैन सून इन दिस करप्ट सिटी। तो मैं चाहता हूँ इस भ्रष्ट सिटी में जल्दी से जल्दी एक ऑम्बुड्समैन आ जाए, ताकि जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनकी कंप्लेन सुनी जाए और एक्शन लिया जाए। देखो अगला शब्द है ड्यूप। यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया है, ड्यूपिंग पीपल विद ग्लिप टॉक इज सेकेंड नेचर टू हिम। अच्छा, ग्लिप टॉक वैसे आई थिंक हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, बट एनीवे इसको मैं फिर भी एक बार रिपीट कर लूँगा, क्योंकि रोज़ बहुत सारे नए लोग जुड़ते रहते हैं वो कैब सीरीज़ में, तो उनके लिए ईजी रहेगा। अच्छा, ड्यूपिंग पीपल मतलब उनको डिसीव करना, धोखा देना, ट्रिक करना, होक्स करना, स्विंडल करना, डिफ्रॉड करना, चीट करना, डबल क्रॉस करना उनको, ठीक है। ड्यूपिंग पीपल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूपिंग पीपल विद ग्लिप टॉक। ग्लिप टॉक का मतलब अभी बताता हूँ आपको, इज सेकेंड नेचर टू हिम, ऐसा लगता है कि उसकी प्रवृत्ति सी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा इसका सेंटेंस है, इन्वेस्टर्स वर ड्यूप्ड इनटू बिलीविंग दैट द कंपनी हैड अ ब्राइट फ्यूचर। तो काफ़ी बार इन्वेस्टर जो होते हैं, निवेशक, उनको भी क्या किया जाता है, धोखा दिया जाता है, ये यकीन दिलाया जाता है उनको कि कोई कंपनी है, उसका बहुत ही अच्छा भविष्य है, आगे जाके खूब पैसे कमाएंगे। बट जब उनके पैसे डूब जाते हैं तो उनको पता लगता है दे हैव बीन ड्यूप्ड। अच्छा, ड्यूप एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। डोंट बी अ ड्यूप, बी कॉशियस। तो मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो मत बनो जिसको धोखा दिया जाता है, ठीक है। तो ड्यूप मतलब जिसको धोखा दिया जाता है, ड्यूप। ये नाउन के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं व्हाट इज ग्लिप। देखिए अगला शब्द है ग्लिब। ग्लिब का देखिए अर्थ होता है स्मूथ टॉक, इजी टॉक, मगर बट उसके पीछे कोई वजन नहीं है, इनसिंसियर है, डिसेप्टिव है।
आप मतलब बात बहुत तेज़ी से कर रहे हो, यू टॉकिंग स्मूथ, बहुत आप आराम से बात कर रहे हो, बट उसके पीछे आपकी सिंसियरिटी में कमी है। अब इसको जिंगोइज्म में बहुत यूज़ किया जाता है। जिंगोइज्म आपको पता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, कमाल का राष्ट्रवाद। तो उसमें खूब कहते हैं लोग, हाँ उस देश को आने दो, हम देख लेंगे, हम उनको मतलब खदेड़ देंगे वगैरह। जबकि आज तक उन्होंने टैक्स भी नहीं भरा होता, अपनी देश की ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं किया होता, बट एक जिंगोइज्म सा होता है, उस वक्त लिप टॉक होती है। तो उस वक्त सुनने में बड़ा मतलब फिसलेदार सी बातें होती है, बड़ा ही लगता है कि स्मूथ टॉक है, फ्लुएंट ईजी बातें चल रही है कि हमारा देश सब कुछ है हमारे लिए, ये वो वगैरह, बट इनसिंसियर होती है, उसके पीछे कुछ इतना वजन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जिंगोइस्टिक पीपल टॉक इन अ ग्लिब मैनर व्हेन आवर नेशन इज अंडर थ्रेट। तो कोई भी आपको टेररिस्ट अटैक हो जाए या कोई आईसिस वगैरह कुछ धमकी दे दे हमारी देश को, तो अचानक से जो जिंगुइस्टिक लोग होते हैं ग्लिब बातें करते हैं कि आने दो उनको, हम ये हैं, हम वो हैं वगैरह। बट आर्मी ज्वाइन कर लो ना इतनी ही ज़्यादा अगर तो वो ग्लिब टॉक होती है। तो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ही गेव अ लॉट ऑफ ग्लिब एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट। स्मूथ ईजी, मुंह से आराम से निकल रहे थे, बट उसके पीछे सिंसियरिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी, डिसेप्टिव थे। तो इसका एंटोनिम्स क्या होंगे ग्लिब का? सिंसियर, थॉटफुल। तो अब आपको समझ में आ रहा है वो पूरी जो वहाँ पे द हिंदू में हमने लाइन पढ़ी थी कि वो आदमी लोगों को ड्यूप करता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था ग्लिब टॉक से। स्मूथ ये फ्लुएंट टॉक, हाँ हाँ आप पैसे दे दीजिए हमको, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लीजिए या जो भी है वगैरह, कुछ नहीं होगा, एंड इवेंचुअली उनको धोखा देता था। ठीक है, सो ग्लिब याद रखना। देखिए अगला शब्द है चेस्ट। चेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब होता है पवित्र, प्योर, वर्चुअस। वर्चुअस कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, मतलब जिसमें गुण हो खूब सारे। तो बेसिकली ये वही होता है, कोई बहुत ज़्यादा कोई पवित्र रहने वाला इंसान, साफ सुथरा इंसान, कोई करप्ट माइंड में विचार ना हो, लोगों के बारे में भला सोचने वाला इंसान, वर्चुअस आदमी आप कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा सेंटेंस है यहाँ पर, ही इज़ नोन फॉर हिज चेस्ट कैरेक्टर। कोई किसी के बारे में दुर्भाव नहीं, साफ सुथरे अच्छे पवित्र विचार। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका होगा करप्ट, भ्रष्ट, डर्टी, ल्यूइड या डिफाइल्ड। ठीक है, ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ चेस्ट। देखिए अगला शब्द है अबोर्ड। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। अबोर्ड मतलब निवास, जहाँ पर आप रहते हो, कोई रेजिडेंस हो, कोई घर हो आपका। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं होम, हाउस, प्लेस ऑफ हैबिटेशन, जहाँ पे आप रहते हो बेसिकली, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एकोमोडेशन, हैबिटेट, बेस बेसिकली। तो यहाँ पर दो सिंपल सिंबल्स के सेंटेंस है, आई वेलकम देम टू माई हम्बल अबोर्ड। मैंने उनको अपने हम्बल सा जो मेरा घर है उसमें उनको वेलकम किया। हम ये भी कह सकते हैं लैकिंग अ फिजिकल अबोर्ड द होमलेस मैन स्लेप्ट इन द पार्क। तो बेचारे के पास एक फिजिकल एक घर नहीं था, तो उसने क्या किया, पार्क में ही सो गया। तो याद रखना, दिस इज अबोर्ड। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द अबोर्ड ऑफ फेलिसिटी। फेलिसिटी का भी मतलब देखते हैं। फेलिसिटी का देखो मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी। इसके सिनोनिम्स होंगे हैप्पीनेस, जॉय, जॉयफुलनेस, रैप्चर। रैप्चर बहुत ही अच्छा है कि इसका यहाँ पे सिनोनिम है। ठीक है, ब्लिस। ब्लिस याद है, इसमें पूरा मैंने वीडियो ही बना रखी है ब्लिस पे, तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे सिनोनिम है। यूफोरिया, डिलाइट। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक सेंटेंस बनाया, व्हेन माई फादर सॉ आई वॉज स्टडिंग ही हैड अ लुक ऑफ फेलिसिटी ऑन हिज फेस। तो देखो फेलिसिटी नाउन है, तो उसको ये मत लिखना शुरू कर देना कि आई एम फेलिसिटी ये वो वगैरह। इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैं हैप्पीनेस ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू आर नॉट हैप्पीनेस, यू फील हैप्पीनेस, या आपके शक्ल पे ऑलमोस्ट हैप्पीनेस दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई भी स्टूडेंट हो उसको पता है, जब आप बचपन में जो आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपके जो पेरेंट्स होती हैं उनकी शक्ल कैसी होती थी, दे वर क्वाइट प्राउड ऑफ यू, दे वर क्वाइट हैप्पी कि पढ़ रहा है, खुद ही पढ़ा, बिना डांटे पढ़ रहा है ये। तो आप ये भी कह सकते हो, आई होप शी फाइंड्स फेलिसिटी इन हर न्यू जॉब। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई नौकरी उसने चुनी है उसमें उसको खुशी मिले, उसको ब्लिस मिले, इंटेंस हैप्पीनेस मिले। अच्छा, फेलिसिटी का उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा सैडनेस या अनहैप्पीनेस। फाइनली देखिए ये कल वाला जो MCQ है ये समझा देता हूँ आपको। टू शन ईवल कंपनी। देखो शन का मतलब समझ लो, शन का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, टू अवॉइड समथिंग। तो अब देखो मैं अगर कहता हूँ टू शन द ईवल कंपनी, मतलब ईवल कंपनी को ऑलमोस्ट अवॉइड करना, उससे दूर रहना। तो क्या इसका मतलब हो गया टू किक आउट ईवल कंपनी? किक आउट का मतलब होता है किसी को लात मार के निकालना। तो मैं क्या लात मार रहा हूँ? नहीं, अवॉइड कर रहा हूँ। ईवल कंपनी अपनी जगह है, मैं बस उससे दूर रह रहा हूँ।
तो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है टू लेट लूज, और टू लेट लूज ईवल कंपनी। लेट लूज मतलब खुला छोड़ देना, तो क्या मैं खुला छोड़ रहा हूँ? वो भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। फाइनली तो ये टू गिव अप ईवल कंपनी, मतलब गिव अप मतलब छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अवॉइड करना, एक तरीके से छोड़ देना कि ईवल कंपनी अपनी जगह है मगर मैं वहाँ पर नहीं जाता उनके पास। अच्छा, फाइनली टू पुट अप विद ईवल कंपनी मतलब कि उनको टॉलरेट करना, ठीक है, उनके साथ फिर भी रहना। तो ये भी नहीं कर रहा मैं तो शन कर रहा हूँ उनको। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। हमने प्रॉपरली इसको समझ के वी रीच द कंक्लूजन। वैसे इसका कोई ईडीएम का कोई ओरिजिन नहीं है, सिंपल लैंग्वेज बेस्ड एक ईडीएम है, कोई कहानी नहीं है इसके पीछे कोई ग्लैमराइज करके मैं आपको आपको कोई कहानी बताऊं। तो बेसिक इसका सिंपल सा मीनिंग है टू गिव अप ईवल कंपनी, अवॉइड करना बेसिकली इनको। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, देखो आपको सेंटेंस बनाना है क्रेडल पर। एज ए नाउन बनाना है, एज ए नाउन बना लो, एज ए वर्ब बनाना है, एज ए वर्ब बना लो, जैसे मर्जी बनाना है बनाओ। सिंपल सा भी बना सकते हो, द बेबी वॉज स्लीपिंग इन हिज क्रेडल, या कुछ और भी बना लो, बस बनाओ, ठीक है। क्रेडल इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, पूछते भी हैं, काफ़ी बार एग्जाम में ना भी आए, मतलब आगे एग्जाम में ना भी आए। ये जो आपका ये न्यूज़पेपर है उसमें बहुत यूज़ करते हैं, तो अगली बार जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। एंड अगर आपका सेंटेंस बनाने का मन नहीं कर रहा तो जो सेंटेंस बना रहे हैं उनको एनकरेज करिए। एंड मुझे कुछ और सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, फेसबुक वाला जो सजेशन है वो ज़रूर दीजिएगा। एंड या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो एज ऑलवेज।